Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today we are going to read Elegy Written in a Country Churchyard, composed by Thomas Gray. और ये जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट है। दो वीडियो ऑलरेडी इस पोएम पे हमने अपलोड कर दी हुई है और आज इस वीडियो में हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने जो पहले की जो दो वीडियोस हैं वो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लेंगे। ये थर्ड पार्ट है और इसमें ये हमारी पोएम कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये पोएम थोड़ी लंबी है और डिफ़िकल्ट भी, तो इसको हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम इस थर्ड पार्ट में इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें पढ़ना है यहाँ से। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, displeasing anxious being ever resigned। ठीक है, फिर नीचे है left the warm precincts of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind। ओके, तो यहाँ पे अभी उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो कि जो गांव के जो रूड फोर फादर्स थे, जिनको बरी कर दिया गया है चर्च यार्ड में। और जो हमारा जो पोएट है, वो जो हमारा नैरेटर है, वो चर्च यार्ड में बैठा हुआ है और उस चर्च यार्ड में बैठे बैठे वो म्यूज़ कर रहा है, वो कंटेम्पलेट कर रहा है, विचार कर रहा है। तो पहले ये वो इन लोगों के डेथ पे कंटेम्पलेशन करेगा और लास्ट में एक दो और स्टैंजाज हैं, उसके बाद वो अपनी डेथ की बात करेगा कि जैसे ये लोग बरी कर दिए गए और इन्हें भुला दिया गया, एक टाइम आएगा कि मेरे बारे में भी कोई तीसरा व्यक्ति बात कर रहा होगा और जैसे मैं इन लोगों को याद कर रहा हूँ, मैं भी किसी के द्वारा याद किया जाऊँगा। ठीक है, तो ये सीन है, ये सेंस है यहाँ का। और कहता है ये उन्हीं रूड फोर फादर्स हु आर बरीड, हु आर डेड, हु आर फॉरगॉटन, उन लोगों के बारे में बात करता है कि फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, क्योंकि वो लोग फॉर हु क्योंकि वो लोग टू डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, कोई किसी का शिकार हो जाता है वो शिकार। और फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलने की जो प्रक्रिया है, विस्मृति उसको हिंदी में एक वर्ड है। तो फॉरगेटफुलनेस जो भूलने की प्रक्रिया है उसका शिकार हो गए यही लोग जो आज बरी किए गए हैं। भूलने का शिकार होना मतलब भुला दिए जाना, तो इन लोगों को भुला दिया गया है, ये इनकी डेथ हो गई, ये लोग बरी कर दिए गए। अब इनके चर्च यार्ड पे कब्र पे कोई आता भी नहीं यहाँ पे, ना ही इनके कब्र को साफ सुथरा रखा जाता है, घासें उगाई हैं, एंड नो वन केयर्स, नो वन रियली केयर्स अबाउट देम। ठीक है, तो ये सीन है और ये शिकार हो गए हैं लोग, प्रे बन गए हैं, डम्ब फॉरगेटफुलनेस। डम मतलब गूंगा, ऐसा ऐसे ऐसे भुला दिए गए हैं लोग कि अब कोई इनके बारे में बात भी नहीं करता, इनका नाम भी नहीं लिया जाता। ठीक है, दिस प्लीजिंग एंक्शस बीइंग एवर रिजाइन, बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग, ये जो ह्यूमन बीइंग है। और प्लीजिंग एंक्शस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन, प्लीजिंग भी है और एंशियस भी है। प्लीजिंग मतलब सुहावना, अच्छा, प्लीजेंट, एंड एंशियस मतलब थोड़ा सा नेगेटिव में है, परेशान करने वाला। तो ये जो प्लीजिंग एंशियस है, ये जो परेशान करने वाली जो एक राहत है ह्यूमन बीइंग की, एवर रिजाइंड। ठीक है, तो सुख दुख से प्लीजिंग एंशियस, ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, इनकी जो लाइफ थी वो प्लीजिंग एंशियस थी, मतलब दुख सुख दोनों से भरे हुए थे। एवर रिजाइन, इन लोगों ने कभी रिजाइन नहीं किया अपने लाइफ में। ठीक है, जीते रहे, जो भी दुख सुख आते रहे उसको ये लोग जीते रहे। नाउ लेफ्ट द वार्म प्रिसिंक्ट्स, प्रिसिंक्ट्स मतलब होता है सीमाएं। ठीक है, लेफ्ट द वार्म प्रिसिंक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे, चीयरफुल डे मतलब यहाँ पे लाइफ से मतलब है। ठीक है, चीयरफुल एक दिन की बात नहीं हो रही कि ये जो इनकी जो लाइफ है उसकी सीमाओं को, मतलब लाइफ को इन्होंने छोड़ दिया है। लेफ्ट, इन्होंने जीवन की सीमाओं को छोड़ दिया, यानी कि अब ये चल बसे हैं। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग। ठीक है, कास्ट मतलब होता है डालना किसी चीज़ पे, कोई चीज़ ऐसा ना नज़र डालना। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब इच्छा, चाह। तो चाह भरी नज़रों को इन लोगों ने क्या किया, ना ही डाला। लिंगरिंग लुक बिहाइंड, एक बार इन्होंने जीवन जी लिया, चल बसे, फिर उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। लिंगरिंग, ठीक है, पीछे मुड़ के इन्होंने
नहीं देखा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। ऑन सम fond breast the parting soul relies, some pious drops the closing eye requires, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes leave their wanted fires। ठीक है, देखिए, ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट, फॉन्ड मतलब कि यहाँ पे एक तरह से प्यार से भरा हुआ, ठीक है, प्यारा प्यारा, ब्रेस्ट मतलब होता है सीना, प्यारा सीना मतलब ब्रेस्ट यहाँ पे इंसान से लिया गया, यहाँ पे सिनेक्डकी है, ब्रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जो ये जो ब्रेस्ट है सिनेक्डकी है, ठीक है, सिनेक्डकी है। तो ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट, किसी अपने प्यारे इंसान के सीने पे, सीने से लग के, द पार्टिंग सोल रिलाइज, जाते टाइम ये चाहते थे कि कोई अपना प्यारा हो, उसके सीने से लग के हम जाएं, लास्ट टाइम ये चाहते थे कि हम किसी अपने अपने जो उनसे बहुत प्यार करता उसके सीने से लगे, ठीक है। सम पायस ड्रॉप्स, कुछ पवित्र बूंदे, द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, क्लोजिंग आई मतलब क्लोजिंग आई यहाँ पे डेथ से है कि क्लोज, जिसकी आंखें बंद हो रही हो, यानी कि जो जिसका डेथ हो रही हो। तो ये जो डेथ हो रहे जो लोग हैं जो मर रहे थे, तो क्या ये इनको ये चाहते थे कि इनके दुख में, इनके गम में कुछ पायस ड्रॉप्स, कुछ पवित्र आंसू बहाए जाएं, मतलब कि ये भी डिजर्व करते थे कि कोई ये जब मरे तो इनके लिए कोई रोए, कोई आंसू बहाए। इवन फ्रॉम द टूम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहाँ तक कि टूम से, कब्र से भी द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, वॉइस ऑफ नेचर मतलब आत्मा की आवाज़। तो ऐसा मानो, ऐसा होता है कि कब्र से भी उनकी आत्मा चिल्लाती है, कराहती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इवन इन आवर एशेज लीव देयर वॉन्टेड फायर्स, यहाँ तक कि उनके जो जो राख है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि राख में भी उनके जो वांटेड फायर्स हैं, मतलब कि अंदर के जो कंप्लीट न हुए हुए हो, इनकम्प्लीट जो डिज़ायर्स हैं, ऐसे मानो कि राख में भी क्या है, वो जी रहे हैं, ठीक। तो ये सेंस है यहाँ पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब ये कह रहे हैं फॉर दी का मतलब होता है, ये आर्केइक वर्ड है, उसको कहते हैं यू, फॉर दी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, जो माइंडफुल मतलब रिमेंबर, जो कि याद कर रहा है किसको, द अनऑनर्ड डेड, ये मरे हुए लोग जो अनऑनर्ड हैं, इनको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली, जो तुम इनको याद कर रहे हो। डस्ट इन दिस लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, डस्ट मतलब होता है डज डज इन दिस लाइन्स, और इन लाइन्स में कौन सी लाइन, जो अभी तक पोएट बोल रहा है, जितनी ये पोयम है अभी तक, जितनी बातें बोली गई हैं 23 स्टैंजा में, 24th स्टैंजा है, तो 23 स्टैंजा में जितनी बातें तुमने बोली है, तुम उन अनऑनर्ड डेड को याद कर रहे हो। और इन दिस लाइन्स, इन लाइन्स में देयर आर्टलेस टेल रिलेट, आर्टलेस मतलब जिसमें छल कपट ना हो, तो सीधा सिंपल जो इनकी लाइफ की जो सीधी सिंपल कहानियां हैं, उनको तुम रिलेट कर रहे हो, वो अब उसी मतलब अपने आप को ही बोल रहा है, ठीक है। इफ चांस, अगर कहीं ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, लोनली मतलब एकांत, कंटेम्पलेशन मतलब विचार करना, ठीक है, और लेड मतलब बाध्य, किसी चीज, कोई आदमी आपको कंपेल करता है किसी चीज को करने के लिए। तो इफ चांस, कभी ऐसा हुआ कि बाय लोनली, एकांत में विचार करते हुए बाध्य हुआ, सम किंडर्ड स्पिरिट, कोई स्पिरिट, शैल इंक्वायर दाई फेट, कोई आत्मा, कोई व्यक्ति, शैल इंक्वायर करेगा, दाई फेट, तुम्हारे फेट को। अब तक तुमने दूसरे के फेट को इंक्वायर किया है इस पोयम में, कभी ऐसा होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति जो बहुत विचार करते करते बाध्य हो जाएगा तुम्हारे फेट को इंक्वायर करते हुए, ठीक। कहने का मतलब है कि जो लोग मर गए हैं, तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे एक दिन, ठीक है। नाउ हैप्पी सम होरी हेडेड स्वेन में से, ठीक है, मतलब स्वेन का मतलब होता है किसान, ठीक है, फार्मर, ठीक। हैप्पीली
हैप्पीली मतलब शायद, सम होरी हेडेड, ग्रे हेडेड मतलब कोई किसान जो कि एज्ड होगा तभी तो ग्रे हेयर मतलब बुढ़ापे को इंडिकेट करता है, तो कुछ ग्रे हेडेड, ग्रे हेयर्ड फार्मर में से कह सकता है, ठीक है। अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि किसकी बात यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच किसकी रखी गई है, उस स्वेन की, उस फार्मर की। और वो फार्मर क्या कहेगा, किसके बारे में, इसी राइटर के बारे में बोलेगा, ठीक है। कोई और व्यक्ति जब उसी चर्चयार्ड में पहुंचेगा राइटर के अलावा, ठीक है, और वो अब राइटर के फेट को इंक्वायर करेगा, तो वहां पे ऑलरेडी उस चर्चयार्ड में कोई किसान होगा, तो वो राइटर के फेट को नरेट करेगा। और वो कैसे करेगा, ये राइटर खुद बता रहा है। Often have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn. Often we seen him, अक्सर हमने उसे देखा है, किसको, राइटर को। कौन कह रहा है, फार्मर। किससे कह रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति जो फ्यूचर में इंक्वायर करेगा राइटर के बारे में। ऑफन वी हैव सीन हिम, अक्सर हमने उसे देखा है, एट द पीप ऑफ डॉन, ठीक है। डॉन मतलब होता है भोर, भोर का टाइम। तो और पीप का मतलब भोर से जस्ट पहले, ऐसा मानो कि जो डॉन है वो जस्ट अभी रात और भोर के बीच का टाइम। तो अक्सर हमने उसको एकदम अर्ली भोर के टाइम हमने उसे देखा है। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स, ब्रश मतलब हटाते हुए चलना, ठीक है। हमने उसको जल्दी जल्दी, हेस्टी स्टेप्स मतलब जल्दी जल्दी कदमों से चलते हुए हमने उसे देखा है। द ड्यूज अवे, चलते चलते क्या करता है, ब्रश करता है, हटाता है, किस चीज़ को, ड्यूज अवे, जो घास पे ड्यूज पड़ी रहती हैं भोर के समय वो जब निकलता है तो जल्दी जल्दी चलता है, तो उसके कदमों से, अपने पैरों से क्या करता है, वो ब्रश करता है, हटाता है ड्यूज को। और वो कहाँ जाता है, टू मीट द सन, सन से मिलने जाता है, कहाँ पे, अपॉन द अपलैंड लॉन, वो ऊपर, अपलैंड मतलब ऊपर के, लॉन मतलब जमीन पे, उधर जो जमीन है, खेत है, ऊपर में दिखाते हुए वहां पे जाता है। सन से मिलना मतलब मिलने का सेंस है यहाँ पे कि जब तक वो ऊपर पहुंचता है सनराइज हो जाता है, मानो वो सन से मिलने जा रहा है, ठीक है। तो अभी अभी ये स्पीच कंटिन्यू चलेगी, किसान की बात देखेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा में है, कंटिन्यू चलेगी। देयर एट द फूट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग बीच, यॉन्डर मतलब सामने, सामने का, और नॉडिंग मतलब हिलता हुआ, और बीच, बीच मतलब एक पेड़ होता है, बीच का ट्री होती है, ठीक है। देयर वहां पे, एट द फूट ऑफ यॉन्डर नोडिंग बीच, सामने हिलते हुए ट्री के नीचे, फूट मतलब नीचे, दैट रीड्स इट ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई, वहां पे जो उसके रूट्स हैं, जो बीच है ना, जो ट्री है, उसके जो रूट्स हैं, ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स, बहुत पुराने रूट्स हैं उसके, ठीक है। सो हाई, रूट्स ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, उतना उतना पुराना वो बीच का ट्री है, ठीक है। रीट्स मतलब होता है गोल गोल। तो बीच के जो ट्री है उसके चारों तरफ रीट्स, गोल गोल क्या बना है, ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स, उसके रूट्स गोल गोल और ऊपर की तरफ निकले हुए हैं। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच, तो वो करता क्या था, ठीक है। लिस्टलेस लेंथ, लिस्टलेस मतलब होती है जिसके मतलब लंबी, है ना, लिस्टलेस मतलब बेपरवाही, एक तरह से देखिए जो चीज़ लिस्ट में ना हो, उससे सेंस नहीं है। लिस्टलेस लेंथ यानी उसके बॉडी से लिया गया है, कि जो उसकी जो बॉडी की लेंथ थी, यानी कि जो उसकी पूरी बॉडी थी, एट नून टाइम, नून टाइड दोपहर में, वुड ही स्ट्रेच, वो स्ट्रेच करता था यानी आराम करता था। एंड पोर अपॉन द ब्रूक, और पोर मतलब होता है ध्यान से देखना, ठीक है, स्टेयर करना, घूरना। अपॉन द ब्रूक, एक ब्रूक मतलब होती है जलधारा, छोटी सी जलधारा, कोई झरना वरना या छोटी नदी जो बगल से बहती हो। दैट बैबल्स बाय, बैबल्स मतलब होता है कलकल की आवाज करना। तो वो जो छोटी जो जलधारा है जो कि कलकल की आवाज करती थी, उसको वो वहां लेटे लेटे दोपहर में उसको देखा करता था, ठीक। राइटर के बारे में एक फार्मर थर्ड किसी पर्सन को बता रहा है, राइटर इमेजिन कर रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में कोई ऐसे बताएगा। हार्ड बाय यॉन वुड, यॉन वुड मतलब, यॉन मतलब वही सामने, और वुड मतलब जंगल, जंगल के जैसे हार्ड, नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न,
स्कॉन मतलब होता है किसी को तिरस्कृत रूप से देखना, तिरस्कृत नज़र से देखना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो एक होता है ना कि सरकाजम में मुस्कुराते हुए, मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रोव। मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए, वेवार्ड इधर उधर अपने उथल पुथल फैंसी सोचते हुए, विचारों में मग्न, ही वुड रोव वो भटकते रहता था। नाउ ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मतलब होता है झुकना, ना नाउ ड्रूपिंग वोफुल मैन, वोफुल मतलब एक तो भय, दुख, नॉट भय बट दुख, पेन, पेन से रिलेटेड है। और वैन मतलब होता है निहारना, किसी चीज को देखना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ड्रोपिंग वो निहारना, कि जो नाउ ड्रोपिंग, कि अब थोड़ा सा बुझा हुआ, झुका हुआ, वो फुल वैन, ये जो पेनफुल नज़रों से, लाइक वन फॉर लॉन, जैसे कि कोई व्यक्ति, फॉर लोन मतलब होता है सब कुछ त्याग देना, ऐसे जैसे मानो वो सब कुछ छोड़ चुका हो। और क्रेज्ड विथ केयर, केयर मतलब होता है दुनिया की चिंताएं, जो दुख सुख है ना, जो दुख है दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स जो दुख सुख है उससे क्रिस्ड, जैसे मानो कि वो पागल सा हो गया है। और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, क्रॉस्ड मतलब होता है डिसीव, धोखा देना किसी को, इन होपलेस लव, या तो मानो कि प्रेम में क्या उसे धोखा मिला हो, ठीक है, ऐसा लगता था उसको देख के। वन मॉर्न, एक सुबह, वन मॉर्निंग, अभी भी उसी किसान की स्पीच चल रही है। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल, एक सुबह मैंने उसे नहीं देखा, आई मिस्ड हिम, मैंने नहीं देखा उसको, कहाँ पे, ऑन द कस्टम्ड हिल, उसी हिल पे जहाँ पे वो आता रहता था, फैमिलियर हिल, ठीक है। अलॉन्ग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, हीथ के पास और उसके फेवरेट ट्री के पास भी वो नहीं था, ठीक। अनदर केम, कोई दूसरा व्यक्ति आया लेकिन वो नहीं आया। नॉर येट बिसाइड द रिल, और यहाँ तक कि वो रिल के पास भी नहीं था। रिल मतलब होती है कोई वही छोटी धारा, स्ट्रीम, नदी, तो रिल के पास भी वो मुझे नहीं देखा। नॉर अप द लॉन, ना ही ऊपर लॉन, उस ऊपर बागीचे में दिखा मुझे। नॉर एट द वुड वॉज ही, और ना ही वो जंगल में ही था, ठीक है, वो कहीं नहीं दिखा। द नेक्स्ट विद डर्जेस ड्यू इन सैड एरे, और वो व्यक्ति कहाँ दिखा, अगले दिन, नेक्स्ट, द नेक्स्ट विद डर्जेस, शोक गीत के साथ, ड्यू इन सैड एरे, सैड मतलब वही दुख, और एरे मतलब होता है ग्रुप, एक दुखी ग्रुप, कुछ लोग ग्रुप में दुखी होकर शोक गीत गाते हुए उसको ले जा रहे थे। स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ, चर्च का जो चर्च वे, चर्च यार्ड का जो रास्ता है उसी के थ्रू, स्लो थ्रू, धीरे धीरे वो जा रहे थे। वी सा हिम बोर्न, और हमने उसे देखा, ठीक है, बोर्न मतलब ले जाते हुए, ठीक है, कैरी, कैरी आउट, उसको कैरी आउट करते हुए हमने देखा। अप्रोच एंड रेड, ठीक है, अप्रोच एंड रेड द ले, ठीक है, ले मतलब होता है पोयम, कविताएं। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यॉन एज्ड थॉर्न, वो लोग, हमने उसे अप्रोच किया, हमने उसे देखा, एंड रेड, और हमने पढ़ा, फॉर दाउ कांस्ट रीड, क्योंकि तुम नहीं पढ़ सकते, दले, उन कविताओं को। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ, उसके ग्रेव पर, है ना, उसके मतलब जो पत्थर लगा है, बीनीथ यू एज्ड, यॉन एज्ड थॉर्न, सामने का जो ये एज्ड थॉर्न है, उसी के नीचे एक स्टोन लगा हुआ है और वहीं पे उसको दफनाया गया है, ठीक है। तो ये रहा पूरा, ये राइटर अपनी भी डेथ और अपने बरियल को डिफाइन कर दिया है। अब इसके एपिटाफ पे क्या लिखा है, ये पोएट अपने एपिटाफ की बात कर रहा है, ठीक है। उसके एपिटाफ पे लिखा है, हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, यहाँ रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, हिज हेड, उसका सर, अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, अर्थ की गोद में। अ यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, एक ऐसा यूथ, एक ऐसा यंग मैन जो अननोन रहा फॉर्चून और फेम से, यानी कि ना उसको फॉर्चून मिला, ना ही फेम मिला, ना ही उसके पास कोई धन था, वेल्थ था, और ना ही नाम शोहरत, ये सारी चीज़ें थी। फेयर साइंस फ्राउंड, ठीक है, फेयर साइंस फ्राउंड, नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ,
उसका जो सामान्य सा जीवन था, हिज हम्बल बर्थ, जो सामान्य सा जीवन था, फ्रॉन मतलब होता है गुस्साना, फेयर साइंस, अच्छी अच्छी जो विज्ञान थी उसने उस पर उसको दुत्कार दिया, यानी कि उसे एजुकेशन नहीं मिला था ऑन हिज हम्बल बर्थ, क्योंकि वो एक सामान्य बर्थ का इंसान था, सामान्य जीवन था उसका। एंड मेलंकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और जो दुख था, जो मेलंकली थी, जो सैडनेस था, मार्क्ड हिम ओन, उसने उसे कहा कि तुम मेरे हो, यानी कि उसके जीवन में सिर्फ मेलंकली आया, साइंस नहीं आया, एजुकेशन नहीं आया, उसके जीवन में सिर्फ दुख आया। ठीक है, ये सिर्फ थॉमस ग्रे के एपिटाफ पे नहीं है, देखिए तो ये जनरलाइज, ये सबको ही एक जनरल एपिटाफ, ये सबके लिए है। लार्ज वॉज हिज बाउंटी, ठीक है, तो उसका जो बाउंटी था, ठीक है, जो उसका नेचर था, क्या था, बहुत बड़ा था, उसका जो हृदय था वो बहुत बड़े हृदय का था वो। एंड इज सोल सिंसियर, और जो उसकी आत्मा थी बहुत सिंसियर, समझदार थी, अच्छी थी। हेवन डिड अ रिकम्पेंस अ लार्जली सेंड, हेवन ने उसको एक, उसको उसकी डेथ के बदले एक रिकम्पेंस रिकम्पेंस के तौर पे एक भेजा। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड अ टीयर, और उसने क्या किया, ही गेव मिजरी, उसने मिजरी को सब कुछ दे दिया, ऑल ही हैड, जो कुछ भी उसके पास था, अ टीयर, ठीक है, एक आंसू। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, जो उसे हेवन से मिला था। इट वॉज ऑल ही विस्ड अ फ्रेंड, ठीक है, उसने सिर्फ क्या किया था, ही गेन्ड फ्रॉम हेवन अ फ्रेंड, टीयर को क्या कह रहा है कि फ्रेंड कह रहा है कि उसके हिस्से एक टीयर आया, एक आंसू आया, दुख आया, जिसको कि उसने क्या कहा, फ्रेंड बोला अपना। इट वॉज ऑल ही मिस्ड विश्ड, और यही उसने सिर्फ चाहा ही। देखिए, मिजरी हिस्से आना, टीयर को फ्रेंड बनाना, यानी कि वो सेंसिटिव होना चाहता था और वो सेंसिटिव हुआ भी, ठीक है। तो उसका जो, उसकी जो सोल थी सिंसियर थी, उसका जो दिल था वो बेनिवलेंट था, ठीक है। तो ऐसे में उसका जो दिल था, उसने मिजरी को समझा, दुख को समझा, वो दूसरे के दुख में दुखी होता था। आप कहते हैं ना कि आपके पास टीयर है, इट मीन्स कि आप दूसरे के दुख में रो सकते हैं, आप दूसरे के गम में दुखी हो सकते हैं। ये बहुत सामान्य नहीं है, हर कोई दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता। तो वो यही कह रहा है कि वो यही चाह रहा था। अगर आप सेंसिटिव हैं, किसी आप एम्पथेटिक हैं, तो ये एक गुण है, ये बहुत खास लोगों के पास ही ये चीज़ होती है। ही गेन फ्रॉम हेवन, और इस चीज़ को उसने हेवन से गेन किया था, ठीक है। नो फार्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज, एंड प्लीज नो फार्दर, अब और नहीं, सीक हिज मेरिट्स, उसके गुण और अवगुण, हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज, अब उसके मेरिट्स को डिस्क्लोज मत करिए, वो कैसा था नहीं था, अब वो बरी कर दिया गया, उसको सोने दीजिए, उसको आराम से रहने दीजिए, अब उसके बारे में बात न करें। और ड्रॉ हिज फ्रैलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, ड्रेड मतलब भयानक, अबोर्ड मतलब जगह जहाँ पे वो रह रहा है, वो कब्र में रह रहा है, ठीक है, वो एक ड्रेड अबोर्ड है, भयानक जगह है, वहाँ से ड्रॉ, निकालिए मत उसकी कमजोरियों को, तो ना ही उसके फ्रेलिटीज की बात करिए, ना ही उसके मेरिट्स की बात करिए। लेट हर डाई, लेट हर लाई पीसफुली, ठीक है, देयर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज, वहाँ पे देयर दे, वहाँ पे दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज, ट्रेम्बलिंग मतलब कपाते हुए, होप उम्मीद से, रिपोज आराम कर रहे हैं, कौन, वही उसके मेरिट्स और फ्रैलिटीज, द बॉजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, ठीक है, वो जो उसके फादर मतलब है यहाँ पे गॉड, ठीक है, एंड गॉड यहाँ पे भी भगवान ही है, द बॉजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, वो किसके करीब है, बॉजम मतलब वो बहुत करीब हो गया है, किसके, फादर और गॉड के, वहाँ पे वो आराम कर रहा है, और उसके उसके जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, दे आर रिपोजिंग, वो आराम कर रहे हैं, लेट देम रेस्ट, आप उन्हें डिस्क्लोज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट होती है। पोएम लंबी थी, हमने इसको 2-3 पार्ट्स में पढ़े, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं था इसको, ठीक है, समझ में नहीं आता। तो अब फिर से हम कोई और पोएम स्टार्ट करेंगे,
और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।